See, in previous lecture, I talked about the material culture of Mauryas, और साथ के साथ हमने ये भी देखा कि what were the factors that led to spread of this culture from one part of the empire, that is the heart or the core of the empire, Pataliputra region, to other parts of the empire. Right? We talked about the agents of diffusion of this culture. So in today's lecture, I'll be talking about what are the evidences that we found that this culture actually spread from Pataliputra to other parts of the empire. तो इसमें हम कुछ एविडेंसेस देखेंगे, राइट। साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस और अफेक्ट्स क्या रहा, ठीक है। तो फर्स्ट आई विल बी स्टार्टिंग विद, वी टॉक्ड अबाउट द मटीरियल कल्चर, क्या क्या एजेंट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दिस कल्चर फ्रॉम टू द अदर पार्ट्स ऑफ द एम्पायर. Today we will look at the evidences that we found, which points out that how this material culture was found in various parts of the empire. Lastly, we will talk about the consequences of spread of this culture to various parts of the empire. ठीक है, तो evidences क्या क्या मिले हैं. See, हमें एक तो हमने एक एलिमेंट देखा था मटीरियल कल्चर का, दैट इज नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. उसमें हम ये देखेंगे कि NBPW जो पोट्री है उसकी फ्रेगमेंट्स और शर्ड्स मिले हैं वेरियस प्लेसेस पे. तो इससे एक एविडेंस मिलता है कि यहाँ पे ये मटेरियल कल्चर स्प्रेड हुआ था, राइट. जब एक्सकवेशंस की आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो ये वेरियस फ्रेगमेंट्स और शर्ड्स आपको NBPW के देखने को मिलेंगे, ठीक. तो एक जो जगह है जहाँ पाई गई है NBPW, दैट इज चंद्रकेतुगढ़. चंद्रकेतुगढ़ कहाँ लाई करता है? इट लाइज इन 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न बंगाल, राइट. नाउ दिस इज क्रूडली यू कुड से दिस इज वेस्ट बंगाल, दिस इज बांग्लादेश. सो दिस इज वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, दिस इज द बॉर्डर बिटवीन द टू स्टेट्स. दिस इज वेस्ट बंगाल एंड दिस इज बांग्लादेश. तो यहाँ पे ये जो रीजन है, कलकत्ता के आसपास वाला जो रीजन है, राइट, दिस इज बे ऑफ बंगाल. तो यहाँ पे ये जो रीजन है, दिस इज नोन एज द 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट. तो यहाँ पे चंद्रकेतुगढ़ लाई करता है जहाँ पे NBPW के शर्ड्स पाए गए हैं. तो हम ये देख रहे हैं कि ईस्टर्न इंडिया में कैसे स्प्रेड हुआ ये कल्चर और क्या क्या एविडेंसेस उसके पाए गए हैं, राइट. दूसरा, NBPW के शर्ड्स और फ्रेगमेंट्स हमें और कहाँ देखने को मिले हैं? एक जगह है बानगढ़ नाम की, ठीक है. ये जो बानगढ़ है, दिस लाइज इन मॉडर्न दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट. दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है ये मॉडर्न बांग्लादेश नेशन स्टेट में लाई करता है. सो दिस इज द बॉर्डर अगेन, राइट. तो ये जो जगह है यहाँ पे बिल्कुल नॉर्थन बांग्लादेश, द नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ बांग्लादेश विच लाइज ऑन द बॉर्डर विद वेस्ट बंगाल. तो दिस इज योर बानगढ़. तो ये क्या है? ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश. NBPW शर्ट्स के हमने देखा, राइट. और ईस्टर्न इंडिया में कैसे पाया गया है इसका मटेरियल कल्चर. अब हम देखते हैं कि कलिंग रीजन में क्या पाया गया है. सी, कलिंग हमने ये देखा था व्हेन वी रेड अबाउट द मगध एम्पायर, राइट, जो प्रिसीड किया था मौर्याज को, राइट. मौर्याज यू कुड से इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मगध एम्पायर. तो फर्स्ट टाइम कॉन्टेक्ट कलिंग रीजन के साथ मगध एम्पायर के दौरान सेटअप हुआ था. हमने देखा था कि हाउ नंदाज कॉन्कर्ड कलिंगा, राइट. तो फर्स्ट टाइम, सो दिस मटेरियल कल्चर ऑफ मौर्याज इज ए सक्सेशन ऑफ हाउ द मटेरियल कल्चर इवॉल्व ड्यूरिंग द मगधन स्टेट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ द नंदाज, राइट. तो जो फर्स्ट कॉन्टेक्ट था मटेरियल कल्चर का पाटलिपुत्र रीजन का, इसके साथ सेटअप हुआ था व्हेन नंदाज conquered Kalinga and annexed Kalinga into the Magadhan kingdom, right. ना यहाँ पे 3 प्लेसेस हम पढ़ेंगे जहाँ पे मटेरियल कल्चर के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कलिंग रीजन में स्पेशली. यू माइट हैव कम अक्रॉस दीज 3 टर्म्स, राइट. दीज आर मेंशन्ड इन NCERTs. वन इज शिशुपालगढ़. शिशुपालगढ़ लाइज इन द कलिंग रीजन ऑफ उड़ीसा. सी, कलिंग हमने ऑलरेडी देखा था. कलिंग इज, you could say, the eastern coast of Odisha, right.
ईस्टर्न कोस्टल रीजन है जो उड़ीसा का, दैट इज कलिंग, प्लस नॉर्थ ईस्ट आंध्र प्रदेश का जो ईस्टर्न पोर्शन है, राइट, जो ईस्ट कोस्ट में जो पोर्शन है, अगर आप दोनों को मिला देते हो दैट इज रफली ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कलिंग रीजन, राइट। इसको नॉर्थन सरकार्स के नाम से भी जाना जाता है अगर आप मैप उठा के देखोगे मॉडर्न इंडिया का। तो कलिंग में 3 ऐसी साइट्स हमें देखने को मिलेंगी जहां पे मटेरियल कल्चर ऑफ मौर्यास का क्या है, एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। वन ऑफ द साइट इज शिशुपालगढ़। हम तीनों साइट्स का मैप भी देखेंगे कि कहाँ पे ये लाई करती है कलिंग रीजन में। वन इज शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़ क्या है, एक सेटलमेंट बनाई थी ड्यूरिंग द अशोकन पीरियड, राइट। वाई दिस सेटलमेंट वॉज क्रिएटेड? सो दिस सेटलमेंट इवेंचुअली इमर्ज्ड इन अ फ्लोरिशिंग सिटी, एक बड़ा अच्छा टाउन और बड़ी सिटी बन के इमर्ज हुई थी शिशुपालगढ़। और यहाँ पे आपको वेरियस जो एलिमेंट्स हैं मटेरियल कल्चर के, सिंस इट इज ए बिग सिटी, वो आप सबके सब आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे मौर्यन मटेरियल कल्चर के, राइट। फॉर एग्जाम्पल NBPW भी मिलेगा यहाँ पे शिशुपालगढ़ की जो सेटलमेंट मिली है, पंचमार्क कॉइन्स भी मिलेंगे, आयरन के इंप्लीमेंट्स भी मिलेंगे, इंस्क्रिप्शंस मिलेंगी, वेरियस अशोकन इंस्क्रिप्शन मिलेंगी, दैट इज राइटिंग का भी यहाँ पे स्प्रेड हो चुका था। और साथ के साथ हम ये देखेंगे कि ब्रिक्स और रिंग वेल्स भी मिले हैं। ये जो प्लेस है यहाँ, ये जो साइट है शिशुपालगढ़। नाउ वेरियस हिस्टोरियंस, उसमें से कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो ये स्पेकुलेट करते हैं कि शायद जो शिशुपालगढ़ है दे आइडेंटिफाई इट विद तोशाली। हमने देखा था कि जब मौर्यन अंपायर को 4 प्रोविंसेस में तोड़ा गया था, राइट, तो जो ईस्टर्न प्रोविंस था उसकी कैपिटल लाई करती थी तोशाली में। तो तोशाली की एक्चुअल कहाँ लाई करता है, इट इज स्टिल अ मैटर ऑफ डिबेट, क्योंकि कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं मिला है जो ये पॉइंट आउट करे कि तोशाली एक्चुअली था कहाँ। तो कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो ये डिबेट करते हैं कि शायद ये जो शिशुपालगढ़ की जो फ्लरिशिंग सिटी थी दे आइडेंटिफाई इट विद तोशाली, राइट। नाउ ये हम देखते हैं कि वाई अशोका क्रिएटेड दिस सेटलमेंट। सी इसके पीछे 2-3 रीजन हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। कलिंग वॉर जब वेज की थी अशोका ने टू एनेक्स कलिंग बैक इनटू द मौर्यन अंपायर, तो यहां पे हमने देखा था कि लार्ज स्केल वायलेंस हुआ था, लाइक 1 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ्स हुई थी। देयर वर 1,50,000 वॉर कैप्टिव्स, सो इट क्रिएटेड ग्रेट सोरो इन अशोका। सो एक ये कह सकते हैं कि अशोका अपना रिपेरेशन करना चाहता था, राइट, पश्चाताप करना चाहता था। सो ही वांटेड टू क्रिएट ए न्यू सिटी, राइट, जिसमें क्या है लोग सेटल हो, अपना लाइवलीहुड अर्न करे, फ्लरिशिंग सिटी हो, लोग प्रोस्पेरस हो, राइट। तो वो एक अपना बेनेवलेंट फेस दिखाना चाहता था लोगों को अशोका, राइट, कि आई एम नॉट जस्ट एन एनार्किस्ट, आई एम नॉट जस्ट अ पर्सन हु वेजेस वॉर्स, आई एम नॉट जस्ट अ पर्सन हु क्रिएट सोरोज इन पीपल, आई एम ऑल्सो अ वेलफेयर ओरिएंटेड किंग, राइट। हमने पैटर्नल किंगशिप के बारे में पढ़ा था, ऑल चिल्ड्रन आर माई सब्जेक्ट्स। सो थ्रू दिस अशोका might be he was trying to create a benevolent picture among the people that he was going to rule, right। एक तो ये हो गया। दूसरा हमने ये देखा था कि जो एजेंट्स ऑफ डिफ्यूजन है उसमें आपके जो कौटिल्य है वो क्या आर्ग्यू करते हैं। सी कौटिल्य एम्फेसाइज्ड ऑन न्यू सेटलमेंट, वो उनकी एक स्ट्रेटेजी थी अंपायर को बढ़ाने के और कंसोलिडेट करने के। जहां रूल कर रहे हैं वहां पे अगर लूज ग्रिप है, लूज कंसोलिडेशन है, तो उस पे क्या एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू रीच आउट करके यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल और टाइटन योर ग्रिप ओवर दैट एरिया। तो न्यू सेटलमेंट जो पॉलिसी थी कौटिल्य की कि नई नई सेटलमेंट्स क्रिएट की जाए, राइट, सेटलमेंट्स क्रिएट की जाएंगी, मौर्यन स्टेट सिस्टम वहां पे जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन जाएगा, तो वहां के थ्रू क्या कर सकते हैं हम उस पार्ट ऑफ द अंपायर को क्लोजली और अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं अंपायर के अंदर, राइट, उस पर अपना ग्रिप और कंसोलिडेशन बढ़ा सकते हैं। सेकंड, वहां पे जब सेटलमेंट बनेगी, एग्रीकल्चरल फ्लरिश करेगा, राइट, सिटीज भी डेवलप हो सकती हैं, तो वहां से स्टेट को क्या है इंपॉर्टेंट टैक्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज मिल सकते हैं। वहां से स्टेट क्या है जो वहां के रिसोर्सेज है थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन उनको टैप कर सकता है। तो इकोनॉमिक रीजन भी था, राइट, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टैक्स। तीसरा रीजन था कि ये जो न्यू सेटलमेंट पॉलिसी थी इसको लिंक कर सकते हो आप कि कौटिल्य एम्फेसाइज्ड ऑन ड्राफ्टिंग पीपल फ्रॉम ओवर पॉपुलेटेड एरियाज, जो शायद डीकंजेशन भी करना चाहते हो। सो दीज आर द 2-3 मेन फैक्टर्स व्हाई द
city of Shishupalgarh or new settlement of Shishupalgarh was created by Ashoka, right? ना यहाँ पे क्या है, एक तो शिशुपालगढ़ है, हमने बोला था कि हम 3 साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड इज धौली। ना धौली में क्या इंपॉर्टेंस है, सी धौली में क्या है, मौर्यन आर्किटेक्चर का एक इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलती है। वहां पे क्या है, एक बड़ा एलिफेंट वाज कार्व्ड आउट ऑफ अ रॉक, एक बिग रॉक और यू कुड से अ स्मॉल काइंड ऑफ माउंटेन टाइप। तो वहां से क्या है, एक रॉक कट फिगर को कार्व आउट किया गया है। इसको बोला जाता है रॉक कट एलिफेंट, एलिफेंट की फॉर्म में है। वाई एलिफेंट इज एम्फेसाइज्ड, एलिफेंट क्या है, उसको एम्फेसिस, काफी एम्फेसाइज और फोकस देखने पे मिलेगा, स्पेशली ड्यूरिंग द मॉडर्न रिजीम, कल्चर में भी देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है, सी हमने देखा था कि ये जो ईस्टर्न इंडिया इट इज अ फॉरेस्टेड रीजन, तो यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं जहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ एलिफेंट्स है वो काफ़ी हाई अमाउंट में पाई गई है। सो इट इज़ ए रीज़न कि शायद वहाँ पे एलिफेंट्स को वेनरेशन और रेवरेंस की नज़रिए से और उसके पर्सपेक्टिव से लोग उसको देखते हो, राइट। एक तो ये हो सकता है। सेकंड, एलिफेंट्स वर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मौर्यन मिलिट्री स्ट्रक्चर। हमने ये देखा था कि एक जो यूनिट थी मौर्यन मिलिट्री की वो खाली एलिफेंट्स पे बेस्ड थी, और हाउ चंद्रगुप्त मौर्य आल्सो गेव एलिफेंट्स टू सेल्यूकस निगेटर व्हाइल नेगोशिएटिंग अ ट्रीटी। तो एलिफेंट्स वर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मौर्यन मिलिट्री स्ट्रक्चर। एलिफेंट्स क्यों थे, हमने ये डिस्कस किया था कि वो हार्ड टेरेन से जा सकते हैं, राइट, दे कुड स्टॉर्म थ्रू द फोर्ट्स। और वो क्या है, जो रफ टेरेन है, हार्ड टेरेन है, वहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट है, डेंसली फॉरेस्टेड रीजन है, उसमें दे कुड थ्रू दे ब्रूट फोर्स, राइट, दे कुड इंश्योर मोबिलिटी, राइट, इन टफ टेरेन। और एलिफेंट्स आर ए वेरी इंटेलिजेंट क्रिएचर, राइट, वो काफ़ी लर्न करते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में। Now elephants, this is the reason why elephants were actually given importance during the Mauryan regime. और एक ऐसा लीजेंड भी है, स्टोरी भी है, राइट। हमने जातकास देखा था, अवडानास देखा था, तो इनके बीच में हमने डिफरेंस भी डिस्कस किया था, राइट। तो एक ये स्टोरी है कि जो बुद्धा की जो मदर थी महामाया, राइट, तो शी सो अ ड्रीम वेयर अ वाइट एलिफेंट इन द ड्रीम एंटर्ड हर वूम्ब, और उस ड्रीम के बाद क्या है, बुद्धा का बर्थ हुआ था, राइट। सो एलिफेंट का काफी इंपॉर्टेंट वो है, इसलिए ये रॉक कट एलिफेंट बनाया गया है धौली में। तीसरा जो साइट है दैट इज जोगाड़ा। जोगाड़ा में क्या है, एक इंस्क्रिप्शन मिली है, अशोकन इंस्क्रिप्शन ब्रह्मी स्क्रिप्ट में, राइट। सो ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस है कलिंग में जहां पे मटेरियल कल्चर मौर्याज का देखने को मिलता है। इनकी लोकेशन क्या है, सी this is the eastern coast, right, this is Bay of Bengal, this is eastern coast, this is Bay of Bengal, this is the Kaling region। तो आप भुवनेश्वर के आसपास आप मैप देखिएगा, भुवनेश्वर के आसपास ये जो तीनों साइट्स हैं, ये 1 2 3 ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाई करती हैं। सो दिस इज रफली ये बोल सकते हो दिस इज धौली, और धौली के नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा शिशुपालगढ़ यहाँ पे, और यहाँ पे उसके साउथ ईस्ट में देखने को मिलेगा धौली के साउथ ईस्ट में जोगाड़ा। सो दीज 3 साइट्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, और भुवनेश्वर के आसपास क्या है वो देखने को मिलती हैं, राइट। और क्या है, हमने ईस्टर्न इंडिया पढ़ लिया। अब क्या है, जो कलिंग रीजन था, हमने ये देखा था कि कलिंग रीजन फॉर्म्ड एन ईस्टर्न हाईवे। ये जो है ये ईस्टर्न हाईवे, दिस इज द बॉर्डर, ये ईस्टर्न हाईवे क्या है बनाता था। सो ईस्टर्न हाईवे में क्या है, नाउ दिस इज द ईस्टर्न कोस्ट और दिस इज द कलिंग रीजन, राइट। और यहां पे क्या लाई करेगा आपका पाटलिपुत्र। तो ये एक ईस्टर्न हाईवे बनाता था, और इसके थ्रू क्या है हम देखेंगे, दिस इज यहां पे आपका आंध्रा आ जाएगा और दिस इज कर्नाटका, राइट। तो इसके थ्रू क्या है, ये ईस्टर्न हाईवे था जिसके थ्रू एक कनेक्टिविटी बनती थी बिटवीन द मौर्यन कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र एंड आंध्र एंड कर्नाटका रीजन, राइट। तो ये बोला जाता है कि इट इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखने को मिलेंगे, एक काउंटर आर्गुमेंट भी हम डेवलप करेंगे।
इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट द नॉलेज ऑफ आयरन एंड स्टील, राइट, it spread to the southern portion of India, that is Andhra Pradesh and Karnataka region. Through it percolated, these elements of material culture of Mauryas percolated through eastern highway, this Kalinga region, to the Andhra and Karnataka region, right. तो आयरन और स्टील का यूज का कितना इन्फ्लुएंस रहा, ये इट इज स्टिल अ मैटर ऑफ डिबेट, क्योंकि ये बोला जाता है कि जो दिस सदर्न पोर्शन ऑफ इंडिया, राइट, आंध्रा एंड कर्नाटका, यहाँ पे क्या है, मेगालिथिक कल्चर्स क्या है, वो वहाँ पे बहुत पहले से रहते थे। तो मेगालिथिक कल्चर क्या होता है, सी मेगालिथिक मतलब मेगालिथिक मतलब बिग स्टोन्स। इसको ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्यूरियल्स होते थे, राइट, जब लोगों को लास्ट राइट्स की जाती थी, उनको बरी किया जाता था, राइट, तो जो ब्यूरियल्स होते थे, जो ग्रेव के चारों तरफ क्या है, बड़े बड़े स्टोन्स को प्लेस किया जाता था, राइट। सो और ग्रेव में क्या है, लोगों को जब उनको बरी किया जाता था, दफनाया जाता था, तो साथ के साथ वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्या है लोग रखते थे। फॉर एग्जाम्पल सीरियल्स और यूटेंसिल्स और वेरियस आर्टिफैक्ट्स, राइट, टूल्स और इम्प्लीमेंट्स। तो मेगालिथिक पीपल और कल्चर की ये आइडियोलॉजी थी, ये उनका एक बिलीफ सिस्टम था कि दीज ऑब्जेक्ट्स विल बी यूजफुल फॉर द पर्सन डिपार्टेड इन द नेक्स्ट बर्थ, राइट। उनकी कुछ यूटिलिटी रहेगी, क्रॉप्स की शायद यूटिलाइज कर ले, यूटेंसिल्स को यूटिलाइज कर ले। तो इट इज़ ए यू कुड से बिलीफ सिस्टम था जिसमें वो गिफ्ट देते थे, राइट, टू द डिपार्टेड पीपल। सो दिस वॉज द मेगालिथिक कल्चर। तो मेगालिथिक कल्चर में पहले से ही आयरन की नॉलेज थी। तो यहां पे मैटर ऑफ डिबेट बन जाता है कि मौर्यन मटीरियल कल्चर का जो एलिमेंट था, यूज ऑफ आयरन, उसका कितना इंपैक्ट रहा होगा आंध्रा और कलिंगा में, आंध्रा और कर्नाटका में, बिकॉज ऑलरेडी मेगालिथिक कल्चर्स वर देयर इन दैट रीजन। और हमने ये भी देखा था कि फर्स्ट टाइम आयरन का यूज हुआ था आपका धारवाड़ रीजन में, राइट, 1000 BC में, और वहीं से जो है यूज ऑफ आयरन की नॉलेज स्प्रेड हुई थी टू द लेटर वैदिक पीपल, राइट। तो इट इज स्टिल अ मैटर ऑफ कंटेंशन। कुछ क्लियर कट प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन आता प्रीलिम्स में, देन यू शुड टू मार्क इट, राइट, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस और यूज ऑफ नॉलेज और आयरन और स्टील क्या स्प्रेड हुई होगी। सेकेंड चीज हम ये देखते हैं किसी आपका जो अमरावती है, राइट, आंध्रा में, इन द मॉडर्न आंध्रा, जो अमरावती जो सिटी है, राइट, वहां पे अशोकन इंस्क्रिप्शन पाई गई है। अमरावती बैक इन द टाइम्स वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट। जब हम मौर्यन आर्ट के बारे में पढ़ते हैं तो उनको 3 स्कूल्स ऑफ थॉट में क्या है डिवाइड करके पढ़ते हैं। वन इज द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, वन इज योर गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, एंड वन इज अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये मथुरा, आपका गांधारा दैट इज द तक्षशिला रीजन, और अमरावती, यहां पे क्या है 3 अलग अलग स्कूल्स ऑफ आर्ट जिनकी डिफरेंट फीचर्स होंगी, जहां पे मौर्यन कल्चर का आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या है इमर्ज करेगा, राइट। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ आर्ट जो था दैट इज अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो अमरावती में भी अशोका की इंस्क्रिप्शंस मिली है, मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग भी स्प्रेड हुआ है, और ये कहीं ना कहीं कोनोट करता है कि मौर्यन कल्चर इनफैक्ट स्प्रेड टू दीज सदर्न पोर्शंस ऑफ इंडिया। हमने ये भी देखा था कि बोथ दीज आंध्रा एंड कर्नाटका दे फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द मौर्यन किंगडम, राइट। उनका जो साउथवर्ड जो ट्रेजेक्ट्री थी, साउथवर्ड एक्सटेंशन था उनके अंपायर का, इट वाज एक्सटेंडेड अप टू आंध्रा एंड कर्नाटका, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करते हैं जब हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। ये मटेरियल कल्चर स्प्रेड हुआ तो इसके क्या इफेक्ट्स हुए होंगे कि जब ये मटेरियल कल्चर दूसरी जगह पे स्प्रेड हुआ तो वहां के पीपल ने क्या है इसको यूटिलाइज किया, राइट। हमने ये देखा था कि ये जो वेरियस एलिमेंट्स हैं ऑफ मौर्यन मटेरियल कल्चर, इट लेड टू स्टेट फॉर्मेशन। कैसे स्टेट के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट किया हमने ये देखा था। नाउ अगर ये सेम मटेरियल एलिमेंट्स दूसरे प्लेसेस पे स्प्रेड करेंगे, राइट,
मौर्यन अंपायर के दूसरे प्लेसेस में स्प्रेड करेंगे तो ये टेम्पलेट प्रोवाइड करेंगे जहां पे ये एक कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट होंगी जिससे जहां पे स्प्रेड हो रहा है वहां पे भी क्या है स्टेट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। स्मॉल स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस मटीरियल कल्चर विल स्टार्ट इमर्जिंग। और हम ये देखेंगे अशोका के बाद जब सेंटर दैट इज पाटलिपुत्र में किंग्स वीक हो गए तो उनकी अथॉरिटी ये जो स्मॉल स्टेट्स हैं जो मौर्यन मटेरियल कल्चर के बेसिस पे ही जिनका राइज हुआ था, दे विल स्टार्ट चैलेंजिंग द मौर्यन स्टेट बिकॉज द रूलर्स दैट सेट ऑन द थ्रोन ऑफ पाटलिपुत्र दे बिकेम वीक। तो वो उतना कंट्रोल और होल्ड नहीं कर पाएंगे एम्पायर को। सो दीज स्मॉल स्टेट्स दे विल स्टार्ट चैलेंजिंग द मौर्यन अथॉरिटी। कौन कौन से किंगडम्स का राइज हुआ ये अब हम देखते हैं। तो हमने देखा कि मटेरियल कल्चर स्प्रेड, it created a template for state formation in various parts of the empire. So these small states will start rising. तो एक जो इंपॉर्टेंट हम देखते हैं चेतीज। चेतीज जो थे चेती किंगडम का राइज हुआ था कलिंग रीजन में। और वो कैसे हुआ था, क्योंकि जब आयरन और स्टील की नॉलेज का स्प्रेड हुआ, इस मटेरियल कल्चर का स्प्रेड हुआ, तो आयरन और स्टील की वजह से, सिंस आयरन और स्टील राइट आर सुपीरियर टूल्स, तो उनकी कटिंग पावर ज़्यादा होती है। सो इट इंश्योर्ड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल पे कटिंग हुआ, मतलब लैंड यूज चेंज होगा, राइट। मतलब ट्राइबल मोड ऑफ इकोनॉमी से दे विल बी स्विचिंग टू एग्रीकल्चरल मोड ऑफ इकोनॉमी। उनकी प्रोस्पेरिटी राइज करेगी, राइट। स्टेट के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो स्टेट अपनी आर्मी क्रिएट कर सकता है, तो स्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चेती किंगडम का ऐसे राइज हुआ था, राइट। सिमिलरली आप कलिंग के अलावा देखोगे तो शुंगाज और कानवाज हम ये देखने को मिलेगा, दे विल राइज इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ इंडिया, इन सेंट्रल इंडिया, इन द मॉडर्न मध्य प्रदेश रीजन। तो जो शुंग डायनेस्टी थी उसके हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट जो किंग थे पुष्यमित्र शुंग। ही वॉज इनिशियली द कमांडर और द सेनापति ऑफ द लास्ट मौर्यन किंग दैट इज द बृहद्रथ, उनके सेनापति थे। और इन्होंने बृहद्रथ एक इंस्पेक्शन पे निकले हुए थे ऑफ सोल्जर्स एंड आर्मी, वहां पे पुष्यमित्र शुंग असैसिनेटेड योर बृहद्रथ। तो वहां पे क्या है, स्टेट जो मौर्याज के लास्ट किंग है वो क्या है, ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ मौर्याज बृहद्रथ। और वहां से मौर्यन अंपायर क्या है एंड कर जाएगा, और वहां से क्या है शुंग डायनेस्टी का राइज होगा अंडर द लीडरशिप ऑफ पुष्यमित्र शुंग। तो इन्होंने ये क्या आप बोल सकते हैं, इट वॉज अ फर्स्ट कू दैट वॉज विटनेस्ड इन एंशिएंट इंडिया, इन द इंडियन हिस्ट्री, सो एज टू से, राइट। फिर सतवाहनाज का राइज होता है डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया में। सतवाहनाज एक्चुअली इमर्ज्ड इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी, राइट। लेकिन हम ये देखेंगे अराउंड 185 बीसीई, मतलब लगभग इससे 150 साल पहले ही मौर्यन जो अंपायर है वो वैनिश कर गया था। तो उसका मटेरियल कल्चर कैसे इंपैक्ट कर रहा है सतवाहनाज को। जो सतवाहनाज का वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो कल्चर है, स्टेट है, कैसे स्टेट को ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं एक मौर्यन लेगेसी और मौर्यन इंपैक्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कि करंट मॉडर्न इंडिया में कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, ब्रिटिश कॉलोनियल प्रैक्टिसेस थी, उसका एक हैंगओवर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को आपको देखने को मिलेगा। मुगल अंपायर का भी आप कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस आप मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पटवारी के पास जाते हो, राइट, या लैंड रजिस्ट्रेशन करवाते हो या कुछ भी नई जमीन खरीदते हो, तो उसमें दो तीन ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके नाम से आपको पता चलेगा कि जैसे पटवारीज काम करते हैं वो बड़े ही एक ओल्ड ट्रेडिशनल जो मुगल सेटअप था उसके हिसाब से काम करते हैं, राइट। अगर आप कुछ टर्मिनोलॉजीज देखोगे लैंड रिकॉर्ड से पर्टेनिंग, तो एक डॉक्यूमेंट होता है इंतकाल, एक डॉक्यूमेंट होता है जमाबंदी। सो तो ये कहीं ना कहीं एक मुगल इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो सिमिलरली मौर्याज का भी इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा सतवाहनाज के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, फर्स्ट। सेकंड, एक इंपॉर्टेंट ट्रैप और जो क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि सतवाहना जो था देवर द ब्राह्मणिक किंगडम, बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करते थे, ब्राह्मणिज्म को पैट्रोनाइज किया जाता था, लेकिन वहाँ की
सतवाहनास की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वाज प्रकृत. प्रकृत वाज ऑल्सो यूज्ड बाय द मौर्यास, राइट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच शुड यू कीप इन योर माइंड, दैट संस्कृत, नॉट संस्कृत बट प्रकृत वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सतवाहनास. तो यहाँ से भी एक वो इन्फ्लुएंस आया होगा, प्रकृत यूज होती थी मौर्यस के टाइम पे, वो सिमिलरली यहाँ पे कंटिन्यू करेगा. कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. डीप साउथ, डीप साउथ दैट इज द मॉडर्न केरला और तमिलनाडु स्टेट्स, दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ मौर्यन अंपायर. मौर्यन अंपायर के पार्ट नहीं थे वो, राइट. मौर्यन अंपायर एक्सटेंडेड अप टू आंध्रा एंड कर्नाटका रीजन ओनली. तो केरला और तमिलनाडु वाज नॉट पार्ट ऑफ मौर्यन अंपायर, लेकिन वहां पे जो डायनेस्टीज रूल करती थी, राइट. फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि तमिलनाडु का जो नॉर्दर्न पोर्शन है चोलाज, सदर्न पोर्शन में आपका पंड्याज जो कि मदुराई पे रूल करते थे, तो वो यहाँ पे लाई करेंगे ये किंगडम्स छोटे छोटे. केरला में सत्यापुत्रा थे, केरल पुत्रास थे. सिमिलरली श्रीलंका जिसको तम्रपर्णी बोला जाता था उस टाइम पे. ना ऑल दीज पीपल दे न्यू अबाउट द मौर्यन किंगडम, राइट. और सिंस दे वर लाइंग ऑन द विसिनिटी ऑफ द मौर्यन किंगडम, तो कुछ ना कुछ उस बॉर्डर के थ्रू कुछ एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल, मौर्यन मटेरियल कल्चर क्या परकोलेट किए होंगे और कुछ एलिमेंट्स अडॉप्ट किए होंगे इन जो किंगडम से हु वर नॉट द पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि कैसे इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा मौर्यन कल्चर का इन छोटे छोटे किंगडम्स के हु वर नॉट द पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर. अगर आप देखते हैं, अशोका ने टाइटल अडॉप्ट किया था देव नाम पिय पिय दासी, दैट इज आई एम डियर टू द गॉड्स, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड एंड आई एम मैनिफेस्टिंग गॉड्स रूल ऑन अर्थ, राइट. ये एक लेजिटिमेसी क्रिएट करने के लिए होता है ताकि लोग क्या है ये सोचे कि एक रेवरेंस और वेनरेशन विल बी डेवलप टुवर्ड्स राजा बिकॉज राजा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, राइट. सेम टाइटल आप ये संगम टेक्स्ट में, राइट, तमिल में जो होते हैं संगम टेक्स्ट जो ये डीप साउथ में आपको देखने को मिलेंगे, संगम लिटरेचर, वहाँ पे कुछ जो किंग्स हैं उन्होंने सेम टाइटल यूज़ किया है, राइट. या फिर वो अपने आप को सन्स ऑफ गॉड्स बोलते हैं. तो ये कहीं ना कहीं ये जो प्रैक्टिस है ये कहाँ से आई, बिकॉज दे वर अवेयर ऑफ मौर्यन अंपायर, मौर्यन प्रैक्टिसेस, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिलेगा. सेकेंड कॉन्टेक्ट की हम बात करते हैं. मेगास्थनीज was also aware of पांड्यास. तो ये क्या है, एक दूसरे की नॉलेज थी यहाँ पे, राइट. इन स्पाइट ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यू कुड से हर्डल्स, पीपल न्यू अबाउट ईच अदर. सो मेगास्थनीज वॉज अवेयर ऑफ ए सदर्न किंगडम ऑफ द पंड्यास. सिमिलरली अशोका की जो वेरियस इंस्क्रिप्शंस थी उसमें इन किंगडम्स का भी विवरण किया गया है, उनको मेंशन किया गया अशोकन इंस्क्रिप्शंस में. केरला पुत्रा, सत्यपुत्रा, चोलाज, पंड्यास एंड श्रीलंकन्स, राइट. श्रीलंका के साथ हमने क्लोज कॉन्टैक्ट देखा था कि श्रीलंका में जो बुद्धिज्म का इंट्रोडक्शन था वो क्या है, उनके जो धम्म महामात्रा थे, उनके जो बेटे थे नागार्जुन, उसके थ्रू क्या है जो वहां के रूलर थे श्रीलंका के, तम्रपर्णी जिसको बोला जाता था, उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था. हमने ये भी पढ़ा था, राइट. और उन्होंने अपना नाम क्या बनाया, देवनाम पिय, आई एम डियर टू द गॉड्स. श्रीलंका के रूलर ने भी यही टाइटल और उनका नाम था देवनाम पिय तीसा. तो इसके थ्रू हमने वेरियस कॉन्टैक्ट्स देखे, राइट. सी अब हम देखेंगे एक अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के जिसके थ्रू मटेरियल कल्चर ऑफ मौर्यास वाज स्प्रेड टू द ट्राइबल पॉपुलेशंस. जब ट्राइबल पॉपुलेशंस की बात करते हैं हम, तो ट्राइब्स को 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं ड्यूरिंग द अशोकन रिजीम और द मौर्यन एम्पायर, सो एज टू से, बेस्ड ऑन देयर लोकेशंस. एक जो कैटेगरी ऑफ ट्राइब्स होगा वो होगा फ्रंटियर ट्राइब्स. फ्रंटियर ट्राइब्स जो कि वर्ड से ही पता चलता है, हु लिव अलोंग द बॉर्डर रीजन्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल हिंदू कुश रेंज है विच इज डिवाइडिंग द अफगानिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान, राइट. तो हमने देखा था कि जो मौर्यन रूल था इट वाज एक्सटेंडेड अप टू ईस्टर्न अफगानिस्तान. वो क्योंकि वो एक साइंटिफिक फ्रंटियर बनाता था तो काबुल का और कांदाहार का तक रीच करता था अशोकन एम्पायर. और वहाँ के थ्रू क्या है आर्मी स्टेशन करना वहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट था, सो एज टू इंश्योर डिफेंस ऑफ द एम्पायर, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस देखने को मिलेंगे. तो उन माउंटेन पासेस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट.
ना यहाँ पे जो बॉर्डर के अलोंग जो ट्राइब्स मिलेंगे उनको फ्रंटियर ट्राइब्स बोला जाता है। मॉडर्न टाइम्स में आप अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्या है, फाटा एरियाज जिसे बोलते हैं, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज, वहाँ पे भी ट्राइबल रीजन्स है। एक तो वो हो गया, उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरा हिल ट्राइब्स, जो हिल रीजन्स में जो रहते थे, हिली रीजन्स में, राइट, क्योंकि वहाँ पे भी फॉरेस्ट लार्ज, यू कुड से कि काफ़ी एक्सटेंसिव फॉरेस्ट होंगे, तो वहाँ पे भी ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तीसरा हो गया आपका सेंट्रल इंडियन रीजन्स, ठीक है, फॉरेस्टेड ट्राइब्स जो सेंट्रल इंडिया के रीजन्स में मिलते थे। इनको 3 कैटेगरीज में हम देखेंगे कि क्यों डिवाइड किया जा रहा है। नाउ अशोका ने क्या पॉलिसी अडॉप्ट की टुवर्ड्स द ट्राइबल पीपल? सी अशोका अडॉप्टेड अ वेरी मिडल वे काइंड ऑफ अप्रोच, अ बैलेंस्ड अप्रोच, राइट। एक तो बिल्कुल एक्सट्रीम अप्रोच होगी ऑफ अकल्चरेशन, राइट। अकल्चरेशन मतलब कि वेयर ट्राइबल्स विल कंप्लीटली लूज आउट देयर कल्चर, ठीक है, उनकी आइडेंटिटी लूज हो जाएगी, और दे विल अडॉप्ट द ग्रेटर ट्रेडिशन और द ग्रेटर कल्चर्स ऑफ बुद्धिज्म, राइट। तो ट्राइबल्स को क्या बोला जाता है, ट्राइबल्स को क्या बोला जाता है, उनको किस नज़रिए और किस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है? सी ट्राइबल्स आर सीन एज वाइल्ड, राइट। वाइल्ड का हम यूज़ कब करते हैं? सी वाइल्ड विच इज़ नॉट सबमिटेड टू अथॉरिटी, जो किसी की कमांड और कंट्रोल में नहीं आ सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड एनिमल, राइट। इसलिए ट्राइबल्स को भी वाइल्ड नज़रिए से देखा जाता है। एक बड़ा ही पेजोरेटिव टर्म यूज़ किया जाता है वाइल्ड गर्ल, राइट, विच इज़ बियॉन्ड योर कमांड और बियॉन्ड योर अथॉरिटी। तो सिमिलरली ट्राइबल्स को भी टीवी सीरियल्स में ऐसे ही डिपिक्ट किया जा रहा है, वाइल्ड, राइट। सेकेंड, उनको डेंजरस भी माना जाता था, अनकंट्रोलेबल, और दे वर ऑल्सो रिगार्डेड एज असुर्स, राक्षस और डेमन्स ऑफ द फॉरेस्ट बाय द सेटल्ड पीपल हु वर लिविंग इन विलेज एंड सिटीज। तो उनका बड़ा ही नेगेटिव परसेप्शन रहता था ट्राइबल पीपल का। नाउ व्हेनेवर अ किंग यूज्ड टू पास थ्रू दीज एरियाज, special safety measures, right, special precautionary measures were adopted so as to ensure the safety of the king from these wild tribal dangerous people, right। तो एक तो हो गया आप बिल्कुल अकल्चरेशन कर दो, उनको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। दूसरा हो गया कि उनको बिल्कुल आइसोलेशन में रहने दो, राइट। एक होगी आपकी अकल्चरेशन और असिमिलेशनिस्ट अप्रोच, दूसरा हो गया आइसोलेशनिस्ट अप्रोच। ये मॉडर्न इंडिया में भी डिबेट हुई थी बिटवीन वरियर अल्विन और घुरे के बीच में। दीज वर 2 इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिस्ट, इनमें डिबेट हुई थी कि ट्राइबल्स को पूरा का पूरा वेदर दे शुड लूज आउट देयर ओन कल्चर, बिल्कुल असिमिलेट कर लिया जाए उनको, राइट, इन द ग्रेटर हिंदू कल्चर सो एज टू से, और ग्रेटर हिंदू सिविलाइजेशन, और वेदर दे शुड बी लेफ्ट अलोन, राइट, बिल्कुल आइसोलेशन में रखा जाए। तो दोनों की अलग अलग अप्रोच थी। नेहरू ने मिडल अप्रोच कि उनको लूजली इंटीग्रेट किया जाए ताकि वो ऑटोनॉमी में रह के, ग्रेटर इंडियन नेशन में अपनी ऑटोनॉमी में रह के इंडियन नेशन के डेवलपमेंट के जो फ्रूट्स हैं और बेनिफिट्स हैं वो उठा सकें, क्योंकि अदरवाइज दे विल रिमेन एज द म्यूजियम्स ऑफ हिस्ट्री और म्यूजियम्स ऑफ कल्चर, राइट, लिविंग इन द पास्ट। तो अशोका अडॉप्टेड ए मिडवे काइंड ऑफ अप्रोच, अ मेजर्ड अप्रोच। तो ना तो उन्होंने कंप्लीटली अकल्चरेशन किया, राइट। अशोका ने स्पेशली धम्म महामात्रास, जो कि रिलीजियस ऑफिशियल्स थे, लाइक मिशनरीज थे जो बुद्धिस्ट को प्रोपेगेट करते थे अमंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पॉपुलेशन, अमंग डिफरेंट नेशंस, अमंग डिफरेंट एम्पायर्स, राइट। तो बुद्धिज्म किसको प्रमोट करता है? नॉन वायलेंस को। तो नॉन वायलेंस के जब एम्फसाइज कर रहे हैं अशोका, सो ही स्पेशली आस्क्ड एंड डायरेक्टेड द ट्राइबल पीपल टू गिव अप वायलेंस, राइट, and violent way of living, for example through killing of animals, hunting, killing of birds, fowling, killing of fish, fishing, right। तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा एम्फेसिस ऑफ अशोका, जो कहीं ना कहीं एक काउंटर जाएगा टू जो जैसे एक नॉर्मल वे ऑफ लिविंग होती है ऑफ द ट्राइबल पीपल, राइट। ये हमने देखा। अब ट्राइबल सोसाइटी को क्या है, सेटल्ड सिविलाइज करने की क्यों कोशिश की जा रही है? बिकॉज ट्राइबल सोसाइटी इज वाइल्ड, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी टुवर्ड्स पीजेंट सोसाइटी। पीजेंट सोसाइटी, सेटल्ड पॉपुलेशन, सबमिटिंग टू अथॉरिटी, राइट, पीस मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है,
एम्परर की ग्रिप और कंसोलिडेशन बढ़ेगी उस एरिया में, सेटल्ड सोसाइटी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, मतलब रिसोर्सेज और टैक्सेस मोबिलाइजेशन हो सकता है। दिस इज वाई देयर इज एम्फेसिस फॉर कन्वर्टिंग ट्राइबल सोसाइटी इनटू पीजेंट सोसाइटी, ताकि वो क्या है, दे सबमिट टू अथॉरिटी, दे फॉलो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, लाइक दे रिनाउंस देयर ओन नेचरिस्टिक रिलीजन एंड फॉलो बुद्धिज्म, एंड फ्रॉम दे बिकम अनसिविलाइज्ड टू सिविलाइज्ड, राइट। अब हम ये देखेंगे उन्होंने दोनों एक एग्रेसिव अप्रोच नहीं फॉलो की, ना तो कल्चरेशन की और ना ही आइसोलेशन की, राइट। उन्होंने कैरेट और स्टिक वाली अप्रोच की। कैरेट में ही वांटेड टू अपीज द ट्राइबल्स, एंड स्टिक ही वांटेड टू पनिश द ट्राइबल्स फॉर देयर रॉन्ग डूइंग्स। ना इन्होंने क्या है, एक डिस्टेंस और एक कनेक्शन दोनों का मिडवे बना के रखा। सी अशोका, जो ये आपके जो ट्राइबल रीजन्स होंगे ये आपके एम्पायर की पेरिफेरी पे लाई करेंगे। पेरिफेरी नॉट इन द बॉर्डर सेंस, फ्रंटियर ट्राइब्स ऑफ बॉर्डर एरियाज में लाई करते हैं, लेकिन आपका जो फॉरेस्टी ट्राइब्स है, हिल ट्राइब्स है, वो पेरिफेरी पे क्यों बोला गया है, क्योंकि वहां पे क्या है, रिमोटनेस होगी, राइट, कनेक्टिविटी नहीं होगी, राइट, सो दे विल बी वेरी लूजली इंटीग्रेटेड विद द एम्पायर, तो इसलिए उनको एक पेरिफेरी पे बोला गया है ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उनका क्या होगा कि अशोका डिड नॉट वांट टू एक्सटेंड द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और एन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इनटू द ट्राइबल रीजन्स। व्हाई? बिकॉज वहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, कॉस्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को परकोलेट करना और फार फ्लंग एरियाज में पहुँचाना वैसे भी मुश्किल होता है, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स भी आती है। इवन इन द मॉडर्न टाइम्स गवर्नेंस का वैक्यूम देखने को मिलता है ट्राइबल रीजन्स में, और दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन्स ड्यू टू द लैक ऑफ डेवलपमेंट, ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस आउटरीच, नक्सलिज्म फ्लरिश्ड एंड प्रॉस्पर्ड इन दिस फॉरेस्टियर रीजन इन मॉडर्न इंडिया, राइट। तो उस टाइम पे तो और भी मुश्किल होगा। तो वहाँ पे क्या अप्रोच होती थी कि लिंक और कनेक्शंस बनाए जाए विद द ट्राइबल चीफ्स और ट्राइबल एलिट्स। ये ट्राइबल एलिट्स वहाँ का जो भी रिसोर्सेज होंगे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स, they will pass on some of these resources to the Mauryan Empire, to the central authority in form of taxes, right? तो इसके थ्रू क्या है, ल्यूजली क्या है, एक कनेक्शन बनाया गया है जिसके हिसाब से थोड़ा बहुत क्या रिसोर्सेज फॉरेस्टेड रीजन्स, बिकॉज फॉरेस्टेड आर वेरी रिच सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। वहाँ से हनी मिल सकता है, वैक्स मिल सकता है, लैक मिल सकता है, बैम्बू, वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कुड बी टिम्बर और वुड, राइट। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमने जब पढ़ा था ये मटेरियल कल्चर क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, कैसे स्प्रेड हुआ, एजेंट्स क्या थे, क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं, वो हमने सब देख लिए। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए इस मटेरियल कल्चर के स्प्रेड के। सी वन इज इंटीग्रेशन, मटेरियल कल्चर दूसरे रीजन में स्प्रेड हुआ है तो वहाँ की भी प्रोस्पेरिटी डेवलप होगी। वहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एक्सटेंड की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वन ऑफ द मेन एजेंट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कल्चर, तो वहाँ से क्या है, वो जो पार्ट्स ऑफ द एम्पायर है वो दे विल गेट मोर इंटीग्रेटेड विद द एम्पायर, राइट, अदरवाइज दे वर लूजली इंटीग्रेटेड। तो एक तो हो गया इंटीग्रेशन। सेकेंड इज रेवेन्यू, वहाँ पे मटेरियल कल्चर स्प्रेड करेगा, सेटलमेंट्स होंगी, राइट, रिसोर्सेज का टैप कर सकते हो, टैक्सेशन लगा सकते हो, तो रेवेन्यू भी बढ़ा सकते हो, राइट। तीसरा, एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एम्पायर। अशोका वांटेड to be a universal monarch. He wanted to ensure that all children are his subjects. एक पैटर्नल किंगशिप का रोल प्ले करना चाहते थे, तो वो अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द एम्पायर ये क्या है, इंश्योर करना चाहते थे। तो जब मटेरियल कल्चर के एलिमेंट स्प्रेड करेंगे तो वहाँ के जो रीजन्स है वो भी ग्रो करेंगे, उनकी भी प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, राइट, मटीरियलिज्म बढ़ेगा वहाँ पे। तो इससे ये इंश्योर किया जा सकता है कि इक्वल डेवलपमेंट हो ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। दिस इज द थर्ड कॉन्सिक्वेंस। फोर्थ इज, अगर सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से डेवलप होंगे एम्पायर के थ्रू दिस मटेरियल कल्चर, तो एक स्टेटमेंट यूज होती है कि स्ट्रॉन्ग यूनिट्स फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर। और उसके यूनिट स्ट्रॉन्ग होंगे, उसके पार्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, इट मीन्स जो वो होल है, जो एम्पायर है, वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस इसी का ही अफेक्ट है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि सी जो सेंट्रल अथॉरिटी है, एज लॉन्ग एज इट इज स्ट्रॉन्ग, जो पाटलिपुत्र में राजा बैठा हुआ अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो कंट्रोल कर सकता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द एम्पायर के, ताकि वहां से कुछ रिबेलियन ना हो। नाउ
जैसे ही सेंटर वीक होने लग जाता है, यहां पे क्या होगा हम देखेंगे, अशोका के बाद जो सेंटर पे दैट इज पाटलिपुत्र में जो राजा बैठे हुए थे, दे वर वीक रूलर्स, राइट। जबकि साथ के साथ हमने देखा मटेरियल कल्चर स्प्रेड हुआ था तो स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था अक्रॉस द एंटायर एम्पायर। सो दीज मिनी स्टेट्स विल स्टार्ट चैलेंजिंग दिस सेंट्रल अथॉरिटी, और ये एक मेन रीजन होगा जिसकी वजह से डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेशन होगा मौर्यन एम्पायर का। 4-5 रीजन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। So these were the positive as well as the negative consequences. In the next lecture, I'll conclude the Mauryan Empire and we will deal with decline and disintegration of Mauryan Empire. What were the factors behind it?